ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं इस शो में। शुरुआत होगी मोबाइल डेटा चोरी की एक खबर के साथ। मोबाइल डेटा चोरी पर इतनी अफरा तफरी क्यों? सरकार में खींचतान मची है। कितना डेटा चोरी हुआ, कहां से हुआ, क्यों हुआ, ये जानेंगे। बैंकों पर कासा के दबाव का मतलब क्या है? बैंकों पर करंट और सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कासा कहते हैं, वो कम हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है इंडस्ट्री के लिए, आपके हमारे लिए, ये जानेंगे। बढ़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट। आरबीआई की बुलेटिन से पता चला कि पर्सनल लोन में जो क्रेडिट कार्ड के लोन का हिस्सा है उसके डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। क्या बताते हैं ये आंकड़े, ये समझेंगे। क्या बंद हो जाएगी 2G और 3G नेटवर्क सेवा? रिलायंस ने ऐसा कहा है कि भाई इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है, ये समझेंगे। दिन की बड़ी खबर होगी शेयर बाजार से। शेयर बाजार में बड़ी उठापटक का खतरा लगातार आप देख भी रहे होंगे। कल जबरदस्त तेजी थी, आज बाजार फिर ऊपर से नीचे गिर गए। एक एक दिन में ऐसा क्या हो रहा है जो बाजार कभी चढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं? क्या बता रहे हैं बाजार के अलग अलग इंडेक्स, बड़े शेयर, एफआईएस की बिकवाली, ये सब कुछ समग्र कवर करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। और क्या बजट से मिलेगी रोशनी को गारंटी? रोशनी को गारंटी चाहिए एजुकेशन लोन माफ होने की, रोशनी को गारंटी चाहिए जॉब्स की। जॉब्स के आंकड़े क्या कहते हैं? बजट में रोशनी की गारंटी कितनी पूरी होगी? ये बजट कवरेज में आज का हिस्सा होगा, चर्चा होगी। रोशनी से आप मिलेंगे, वो अपनी गारंटी आपको खुद बताएंगी। शुरुआत मोबाइल यूजर्स के डेटा की चोरी की खबर के साथ। करीब 75 करोड़ भारतीय मोबाइल यूजर्स के डेटा की चोरी की रिपोर्ट के बाद टेलीकॉम कंपनियों को डेटा सिस्टम सिक्योरिटी के ऑडिट के लिए कहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि डाक बैंक पर करीब 75 करोड़ भारतीय मोबाइल यूजर्स का डेटा बेचा जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को बताया कि डेटा लीक उनके सिस्टम से नहीं हुई है। सर, क्या हैक का मामला है, कहां से यह हैकिंग हुई है? भारत में आधार के डेटा में चोरी की खबरें अब आम फहम सुर्खियां हो गई हैं। अगर दुनिया के किसी और देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निजी सूचनाएं जा रही होती, शायद सरकारें हिलती और चौंकती। पर अब हमारे लिए हर महीने ऐसी खबरें आती हैं जहां 1-2 लाख 10 लाख नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ 75 करोड़ लोगों के आंकड़े गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब कोशिश ये हो रही है ये तय किया जाए कि किसके जरिए हुआ है। और ये जो ताजी सूचना आई है डार्क वेब पे बिकने की, क्लाउड डेस्क नाम की एक कंपनी है, उसने बताया कि भारत में 75 करोड़ भारतीयों के आधार और बाकी जानकारियां डार्क वेब पर बेची गई हैं। कोशिश हुई सरकार के बीच ये शुरू हो गया कि जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। तो पहले टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया कि उनके नेटवर्क से गया। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि हमारे नेटवर्क से डेटा नहीं गया है, अब किसी दूसरे सिस्टम से गया। सरकार अभी ये तय नहीं कर पा रही, लेकिन यह दिख रहा है कि नसीहतें नहीं ली गई शुभम। मतलब पिछले 1 साल के अंदर कम से कम मनी सेंट्रल में कई बार हम इन सूचनाओं पर चर्चा करके बता चुके हैं कि भारत के ज्यादातर सरकारी सिस्टम जहां जहां आधार और पैन के आंकड़े उपलब्ध हैं वो बुरी तरह वल्नरेबल हैं, बुरी तरह फ्रेजाइल हैं, और उनमें कोई भी हैकर कभी भी जाकर वो आंकड़े चुरा लेता है। और इससे आधार की गोपनीयता और भारत में निजता का पूरा दावा गहरे सवालों के घेरे में आता है। जांच फिर शुरू हुई है, इसके नतीजे भी सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आंकड़े कहां से निकाले गए थे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है और इस मुद्दे पर सभी भागीदारों से बातचीत कर रहा है। सेबी चीफ माधवी पुरी ने कहा है कि ट्रेडिंग का समय बढ़ाने को लेकर ब्रोकर कम्युनिटी में एक राय नहीं है। इस बीच सेबी ने यह भी कहा है कि प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है और इसे रोकने के लिए वह रिटेल ट्रेड और प्रॉपर्टी ट्रेड को सेटलमेंट को अलग अलग करने पर विचार कर रही है। क्या बदलाव है ये और क्यों करना चाहता है सेबी ऐसा? यह खबर खासी महत्वपूर्ण है शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए, शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए। सेबी एक नया प्रस्ताव लेकर आई है जिस पर शायद बाजार के ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स को आपत्ति होगी। एक तो आपत्ति ट्रेडिंग आवर्स को लेकर है, पर यह काफी महत्वपूर्ण है। सेबी ने कहा है कि बाजार में 2 तरीके के जो अलग अलग सौदे होते हैं उनके सेटलमेंट अलग अलग किए जाएं। एक जो प्रॉप ट्रेड होता है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, इसका मतलब यह है कि कोई फाइनेंशियल फर्म, कोई ब्रोकरेज हाउस, कोई इन्वेस्टर अपने फंड से जो ट्रेड करता है उसका अपना जो पैसा है उसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहा जाता है। जबकि दूसरा हिस्सा यह है जिसमें कि वो अपने मेंबर्स से, सदस्यों से, बाकी से निवेशकों के पैसे से ट्रेडिंग करता है, वो उसे रिटेल ट्रेडिंग कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है, भारत के नियामकों को इस बात का शक है कि ब्रोकर और ऑपरेटर्स इस
विभाजन के बीच तमाम गफलत कर रहे हैं। वो निवेशकों के फंड से अपने फंड में ट्रेडिंग कर लेते हैं, निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल अपने फंड में ट्रेडिंग कर लेते हैं, मुनाफे को सही ढंग से दिखाते नहीं है। तो जब तक सेटलमेंट अलग अलग नहीं होगा तब तक ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि रिटेल ट्रेड कितना है और प्रोप्राइटरी ट्रेड कितना है। यह प्रस्ताव भी सेबी की तरफ से आया है, चौंकाने वाला प्रस्ताव है। ऑपरेटर्स की तरफ से इसकी अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर सेबी की प्रमुख की तरफ से, माधवीपुरी बुच की तरफ से यह बात कहा गया। उन्होंने ये बात कही है कि स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी को इस मामले में अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने गैर यूरिया फर्टिलाइजर को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाने का फैसला किया है। साथ ही गैर यूरिया फर्टिलाइजर बेचने वालों के लिए मुनाफे के मार्जिन पर लिमिट लगाने की भी बात कही है। अभी तक यूरिया को छोड़कर सभी अन्य न्यूट्रिएंट आधारित फर्टिलाइजर की कीमत सरकार तय नहीं करती थी, लेकिन अब फॉस्फोरस, पोटास जैसे फर्टिलाइजर का कंट्रोल होगा। इसको लेकर उर्वरक विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। क्यों करा सरकार ने ऐसा? यह भी एक चौंकाने वाला फैसला है जो तमाम सुर्खियों के बीच शायद आपके पास तक नहीं पहुंचा होगा। भारत सरकार फर्टिलाइजर के एक हिस्से पर प्राइस कंट्रोल ले आई है। आमतौर पर प्राइस कंट्रोल खत्म करने की बात होती है कि सरकार किसी तरह से बाजार में दखल ना दे। यूरिया के प्राइस कंट्रोल तो है, लेकिन बाकी जो गैर यूरिया उर्वरक हैं, जिसमें कि डायमोनियम फास्फेट है जिसको डीएपी कहा जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको एमओपी कहा जाता है, इन उर्वरकों के रेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के आधार पर तय होते हैं। सरकार इसे प्राइस कंट्रोल के दायरे में नहीं लाती थी, लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि इनको भी प्राइस कंट्रोल पर लाया जाएगा, यानी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश की जाएगी। वजहें दो दिखाई देती हैं। एक तो ये कि कच्चे माल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, चुनाव सामने है, और अगर इन फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी कमी होगी या इनकी कीमतों का राजनीतिक रूप से नकारात्मक असर होगा, इसलिए सरकार इस पे शामिल कर रही है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि सप्लाई साइड के चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि रेड सी के आसपास जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है उसमें भारत के में आने वाले कच्चे माल का वो प्रमुख रास्ता है और वहां से आपूर्ति में भी कमी आ रही, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने की संभावना है। और इस कीमतें बढ़ने की संभावना को रोकने के लिए सरकार को प्राइस कंट्रोल लागू करना पड़ा है। पूंजी को लेकर बैंकों की चिंताएं दूर होती नहीं दिख रही हैं। मौजूदा कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में चालू खाता, बचत खाता यानी कासा रेशियो में गिरावट की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। बैंकरों को निकट भविष्य में कासा अनुपात में किसी सुधार की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। सर, क्या मतलब है इसका? बैंकों की तस्वीर को, बैंकों की मुनाफे की तस्वीर या बैंकों की सेहत को नापने के दो महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं। उनकी पैथोलॉजी होती है, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, उनको इंटरेस्ट पर मार्जिन कितना है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहे। एचडीएफसी बैंक जैसे तमाम बैंक इसी तूफान में फंसे हुए हैं। और दूसरा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स का अंतर दिखाई देता है। वो पैसा जो कम ब्याज पर कलेक्ट किया जाता है, अगर वो बैंक के पास बेहतर ढंग से आता है तो बैंक को बेहतर मार्जिन मिलने की उम्मीद होती है, जबकि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से आने वाले पैसे पर बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। यह संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। और क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि पिछले एक साल के दौरान भारत में जो टर्म डिपॉजिट हैं, जिनको मियादी जमा कहा जाता है, जो सेविंग के खाते में आते हैं, उनमें तेज बढ़ोतरी हुई है। ब्याज दरें बढ़ने के कारण लोगों ने छोटी अवधि के पैसों को की जगह लंबी अवधि के एफडी में निवेश करना शुरू किया है। बैंकों के लिए यह बचत बढ़ना किसी बोझ से कम नहीं है, और यह असंतुलन हमें साफ साफ अभी दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में भी गहरे असंतुलन की तस्वीर मिल रही है। कोरोना काल के बाद क्रेडिट कार्ड कर्ज के डिफॉल्ट बढ़ने लगे हैं। बैंकों की तरफ से बांटे गए पर्सनल लोन में जितने डिफॉल्ट सामने आए, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा डिफॉल्ट का जो है वो क्रेडिट कार्ड के कर्ज का है। बढ़ते डिफॉल्ट की वजह से क्रेडिट कार्ड लोन की ग्रोथ में भी गिरावट आई है। कोरोना काल से पहले क्रेडिट कार्ड की कर्ज की जो ग्रोथ थी वो करीब 30% थी, जो कोरोना काल के बाद घटकर करीब 25% हो गई है। सर, क्या बता रहे हैं डिफॉल्ट के आंकड़े? ये फिर वही बात जो घूमकर लगातार बैंकों के संदर्भ में निकलकर सामने आ रही। रोज नई जानकारियां आ रही कि बैंकों ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर किस तरीके से कर्ज दिया है, और उसमें स्लिपेजेस यानी उनके भुगतान में देरी बढ़ रही। 2-3 तरीके की देरी है। एक तो भुगतान डिफॉल्ट हो रहे हैं, दूसरा समय पर पूरे भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, आधे अधूरे भुगतान किए जा रहे हैं, और पेमेंट्स रोल ओवर कराए जा रहे हैं। और इस तरह से एनपीए क्रिएट होने की, एनपीए बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोविड से पहले 2015 से 2019 के बीच में जो क्रेडिट कार्ड के स्लिपेजेस थे, भुगतान के स्लिपेज थे, वो करीब 3.47% के आसपास थे, जो अब 2021 से लेकर 2023 के बीच 7.12% के आसपास रहे। इस खबर को या इस सूचना को आप इस संदर्भ में समझिए कि पिछले एक साल के दौरान भारत में लगातार ये खबरें आई कि देश में रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड बिके हैं, लोगों ने क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी की, और इसे भारत में नए तरीके की खरीदारी और बाजार में कंज्यूमर्स के इनके खर्च को बताने वाली सूचनाएं बताया गया था। लेकिन इसके पीछे का सच अब रिजर्व बैंक को दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने ही अपने दस्तावेज में यह पाया है कि
क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा जारी करने वाले बैंक्स की एसेट क्वालिटी बुरी तरह टूट रही है। यानी पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बैंकों की एसेट क्वालिटी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं और ये चैलेंज हमें आने वाले समय में बैंकों की सेहत पर दिखाई देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी कानून के मुनाफाखोरी रोकने से जुड़े प्रावधान को बरकरार रखा है। इस फैसले से देश की कई बड़ी कंपनियों को झटका लगा है। इसके साथ ही नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी यानी एनएए की ओर से जारी आदेश वैलिड रहेंगे। लेकिन केंद्रीय माल व सेवा कर कानून यानी सीजीएसटी की धारा 171 मुनाफाखोरी रोकने के इंतजाम से जुड़ी है। इसमें कहा गया है कि अगर कर की दर में कटौती होती है तो कच्चे माल पर कर में रियायत या किसी तरीके के प्रोत्साहन का फायदा ग्राहकों को देना होगा। सर, विवाद क्यों है और कौन सी कंपनियों पर इसका फर्क पड़ेगा? शुभम, जब जीएसटी आया था और जिस समय लॉन्च किया गया था उस समय ये चर्चा लगातार सरकार के मंत्रियों की तरफ से जीएसटी को लागू करने वाले लोगों की तरफ से कही गई थी। आपने भी सुनी होगी कि भारत में जीएसटी की दरें कम होंगी तो उसका फायदा उपभोक्ताओं को उत्पादों की कीमत में कमी के तौर पर दिखाई देगा। कंपनियां भी बढ़ चढ़कर जीएसटी को अपनाते समय दावे कर रही थी कि अगर जीएसटी के रेट में रियायत होगी तो वो उत्पाद सस्ते करेंगी, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ और इस बात की संभावना पहले दिन से ही दिखाई देने लगी थी कि कंपनियों को जो दरों में कमी का फायदा मिला था उसे उन्होंने उपभोक्ताओं के साथ नहीं बांटा। इस प्रक्रिया को पकड़ने के लिए जीएसटी के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई जो पूरी दुनिया में है, जिसको एंटी प्रॉफिटेरिंग व्यवस्था कहते हैं। यानी मुनाफाखोरी ना करें कंपनियां। एंटी प्रॉफिटेरिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए टैक्स रेट्स में कमी आई है तो उसकी उस हिसाब से उत्पादों की कमी उत्पाद की कीमत में कमी आए, पर ऐसा नहीं हुआ। एंटी प्रॉफिटेरिंग के तमाम मामले खुलकर सामने आए और आप चौंक जाएंगे सुनकर कि भारत की सारी बड़ी कंपनियां ये मुनाफाखोरी कर रही थी। सारी बड़ी कंपनियां, 100 के करीब बड़े ब्रांड हैं, आप नाम लेते चले जाएं, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि आयुर्वेद, जुबिलेंट फूड वर्क्स, फिलिप्स इंडिया, जितने बड़े कंज्यूमर उत्पाद कंपनियां हैं उन सब ने जीएसटी में अगर किसी उत्पाद या सेवा में या कच्चे माल पर जीएसटी की दर में कमी भी हुई है तो उसे अपने ग्राहकों के साथ नहीं बांटा है। इस मामले पर जब एंटी प्रॉफिटरिंग अदालत ने एंटी प्रॉफिटरिंग व्यवस्था के तहत उनके खिलाफ नोटिस दिए गए, सूचनाएं दी गई, तो उन्होंने अदालत में जाकर इसके खिलाफ अपील की। ये मामले काफ़ी पुराने हैं और जो पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं, जहां अलग अलग जगह अलग अलग उत्पादों के मामले में प्रॉफिटरिंग या मुनाफाखोरी पकड़ी गई है। कंपनियों का मानना था, कंपनियों का तर्क यह था कि उनकी लागत बढ़ गई है, इसलिए वो इस टैक्स की रियायत को उपभोक्ताओं के साथ नहीं बांट पाई है। इसे हाईकोर्ट ने नहीं माना है और उन्हें मुनाफाखोरी का, एंटी प्रॉफिटरिंग व्यवस्था का दोषी माना है। और इसलिए जीएसटी आने के बाद भारत में महंगाई नहीं कम हुई, उसकी एक वजह यह भी दिखाई देती है कि आमतौर पर जीएसटी में दरों में कमी होने का दावा किया गया था पर उससे उत्पाद सस्ते नहीं हुए। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने केंद्र सरकार से 2G और 3G नेटवर्क बंद करने की अर्जी लगाई है। जियो के ग्राहक 4G और 5G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2G और 3G नंबर से संपर्क की सुविधा के लिए जियो को उन ग्राहकों को अलग से इंफ्रा सपोर्ट उपलब्ध करानी पड़ती है, जिस वजह से कंपनी पर खर्च बढ़ता है। इसी खर्च को कम करने के लिए कंपनी ने कहा है कि भाई इन सेवाओं को ही बंद कर दीजिए। सर, इतना आसान है ये सिफारिशें क्यों की गई? जियो की सिफारिश भारत में डिजिटल व्यवस्था को बदलने को लेकर टीआरआई ने एक प्रस्ताव पत्र रखा था, उसके जवाब में आई और काफ़ी महत्वपूर्ण सिफारिश है। पहले तो वो समझते हैं कि किस लागत का जिक्र किया है जियो ने, कौन सी लागत बढ़ती है। टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग नेटवर्कों को कनेक्ट करने में एक इंटरकनेक्शन व्यवस्था देनी पड़ती है, जो इंटरकनेक्शन चार्जेस होते हैं। और अब भारत में 4 अलग अलग पीढ़ियों के मोबाइल नेटवर्क एक साथ काम कर रहे हैं। 2nd जनरेशन का नेटवर्क है, 3rd जनरेशन का नेटवर्क है, 4th जनरेशन का नेटवर्क है और 5th जनरेशन का नेटवर्क है। तो 4 अलग अलग पीढ़ियों के नेटवर्क्स और 4 अलग अलग पीढ़ियों के मोबाइल हैंडसेट भी बाजार में है। 2G, 3G, 4G और 5G कंपेटेबल हैंडसेट भी बाजार में है। जियो का यह कहना है कि भारत में 2G और 3G की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2G और 3G से आने वाली कॉल्स को 5G पर टर्मिनेट करने में या 5G के कॉल्स को 2G और 3G नेटवर्क को टर्मिनेट करने में इंटरकनेक्शन की लागत बढ़ती जाती है और अब इसकी जरूरत है कि इन्हें रोक दिया जाए। लेकिन ये सिफारिश थोड़ी चौंकाने वाली और दिलचस्प भी, ऐसे समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके पास अधिकांश ग्राहक 2G और 3G के ही हैं। उनके पास अभी 5G नेटवर्क नहीं है। वोडाफोन और BSNL एक छोटा ग्राहक है। भारत में 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास अब 5G के बड़े नेटवर्क हैं। यानी पिछली जनरेशन के मोबाइल सिस्टम्स को बंद करना, फोन्स को बंद करना, क्या सरकार के एजेंडे पर आगे हो सकता है, या सरकार चारों जनरेशन के मोबाइल सिस्टम्स को चलाकर रखेगी, आगे देखना होगा। लेकिन ये बात जो जियो की तरफ से आई है, आने वाले समय में शायद एयरटेल की तरफ से भी ये कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ।
दिन की सबसे बड़ी खबर दरअसल शेयर बाजार है। शेयर बाजार में समझ नहीं आ रहा कि दिशा कौन सी है, बुल्स ज्यादा हावी हैं या बियर्स। एक दिन बाजार जबरदस्त बढ़ता है, दूसरे दिन धड़ाम से गिरता है। शेयर बाजार में फरवरी सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई। सोमवार को 385 अंकों की रैली के साथ निफ्टी 21,700 के ऊपर बंद हुआ। क्यों हुआ, उसकी बड़ी वजह क्या थी, वो दूसरी खबर है। वो थी रिलायंस। एक ही दिन में 7% उछल गया। जिस शेयर को कल पिछले पूरे साल ये कहा गया कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसने एक ही दिन में ऐसा चल के दिखा दिया कि साल भर की दौड़ पूरी कर ली। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आज बाजार फिर टूट गया। कल 300 पॉइंट से ज़्यादा की रैली निफ्टी में थी, आज 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। इस वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि बाजार की वॉलेटिलिटी को बताने वाला जो इंडेक्स होता है, विक्स जिसे कहते हैं, वो 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। लाजमी है, इलेक्शन सामने खड़ा है, बजट सामने खड़ा है, तो ये फ्लक्चुएशंस तो बाजार में होने ही हैं। जनवरी में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक एफपीआई जो होते हैं वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके। लीजिए, ये एक और खबर है। तो देखिए, इस बाजार की खबर के 4 सिरे। पहली उठापटक विक्स, दूसरा रिलायंस, उस पर बात करना जरूरी है, तीसरा एफपीआई जिनकी बिकवाली रुक नहीं रही है। और रुके कैसे, उन्हें तो एक संकेत और मिल गया, और वो संकेत ये मिला कि बजाज फाइनेंस जो उनका पसंदीदा शेयर होता है एचडीएफसी की तरह, उसके तीसरी तिमाही के नतीजे आए, और नतीजे उनकी अनुमान के, उनकी उम्मीदों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थे। प्रोविजनिंग कंपनी की बढ़ी है, साथ साथ ग्रॉस एनपीए में भी बढ़ोतरी हुई है। सर, सबसे पहले तो हम उठापटक पे बात करते हैं, विक्स पर बात करते हैं। 10 महीने की ऊंचाई पर खड़ा है विक्स, क्या मतलब है इसका? भारतीय शेयर बाजार के भीतर क्या चल रहा है, हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं। और विदेशी निवेशकों का जो रुख, जिसे देखकर सरकार भी हैरान है और बाजार भी दबाव में है। विदेशी निवेशकों की जो बियरिश बेट्स हैं वो बढ़ रही हैं, उसका नतीजा हमें दिखाई दिया, और बाजार अब थोड़ा सा खतरनाक पोजीशन में है। विक्स 31 जनवरी 2023 को जिस ऊंचाई पर था, अब लगभग उसके आसपास खड़ा दिखाई देता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना यह बताता है कि बाजार में गहरे उतार चढ़ाव के खतरे दिखाई दे रहे हैं, और इसकी 2 बड़ी वजह ये हैं। बाजार के जो लीडर प्रमुख स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स ने जो बाजार को खींचते हैं या जो बाजार में बड़ा निवेश होता है, वहाँ विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली हो रही है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से हमने देखा बड़ी बिकवाली आई। आईटीसी के नतीजे आए, अच्छे नहीं थे उम्मीद से ज़्यादा। और फिर एक और स्टॉक जो कि विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, बजाज फाइनेंस, जिसके बारे में आपको बताया शुभम ने, उसके नतीजे भी निराश करने वाले थे। और ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि जनवरी की शुरुआत के बाद अचानक विदेशी निवेशकों के लिए जो की उम्मीदों के हिसाब से जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। पिछले क्वार्टर तक उन्हीं बैंकों में, इन्हीं बीएफएसआई कंपनियों के नतीजे और इनके परफॉर्मेंस बाजार को अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब अचानक चीजें हाथ से फिसलती दिखाई दे रही हैं, और इसलिए बाजार में तेज बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है। आज भी सेंसेक्स करीब 800 अंक टूटकर नीचे आया। सर, बजाज फाइनेंस का एक और नतीजा, जो एफपीआई का डार्लिंग शेयर है, वो फिर नहीं अच्छे नतीजे दे पाया। एफपीआई के सेंटीमेंट और हर्ट होंगे इससे? एफपीआई का सेंटीमेंट शुभम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है बीएफएसआई कंपनी से, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से, क्योंकि ये सेक्टर भारत का के स्टॉक मार्केट का लीडर सेक्टर है। हम आपको बराबर बता रहे थे कि एचडीएफसी में जैसी समस्याएं एसेट क्वालिटी को लेकर दिखाई दी, निम को लेकर दिखाई दी, उसके बाद हमने बताया कि एचडीएफसी पर्सनल लोन के मामले में रिस्क वेटेज रेशियो में सबसे ज्यादा हिट पाने वाले बैंकों में शामिल था। उसी सेंटीमेंट को बजाज फाइनेंस ने भी कैरी किया। बजाज फाइनेंस के जो नतीजे आए उसमें उसकी एसेट क्वालिटी खराब थी, दबाव ज़्यादा बढ़ता दिखाई दिया, बजाज फाइनेंस को ज़्यादा प्रोविजनिंग की व्यवस्था करनी पड़ी, और ये सब ऐसा लगता था कि जैसे एक जगह दर्द हो रहा था वहाँ उसके ऊपर दोबारा चोट लग गई। तो पहले ही भारत में निवेशक, खासतौर से जो विदेशी निवेशक थे, वो भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सेहत को लेकर चिंतित थे। इधर रिजर्व बैंक की तरफ से जो सख्ती की गई है कर्ज देने में, इससे इनके भविष्य पर भी चुनौतियां हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले या मांगे जाने वाले कर्ज हैं उन पर ही सख्ती दिखाई दे रही है, तो उनकी मांग भी नहीं दिखाई देगी। और इसलिए बजाज फाइनेंस के नतीजे भी लगभग उसी लाइन पर आए जैसे कि बीएफएसआई के बाकी कंपनियों के थे। और ये वो प्रमुख स्टॉक हैं, 10-12 प्रमुख स्टॉक्स हैं जो हर बीएफएसआई के, हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होते हैं, और ये लीडर स्टॉक्स हैं। और जब इनमें सेंटिमेंट टूटता है या इनमें उम्मीदें टूटती हैं मीडियम छोटी अवधि से लेकर मध्यम अवधि के लिए, तो उसका असर बाजार के पूरे सेंटिमेंट पर दिखाई देता है, और वही भारत के शेयर बाजार में हो रहा है। रिलायंस की वापसी की वजह? ये काफ़ी दिलचस्प वापसी थी। अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें, जो साल के अंत में हम लोग इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि भारत में पिछले साल की पूरी तेजी, साल का मतलब कैलेंडर ईयर का, जनवरी से अगर आप
दिसंबर तक देखें तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक था जो लगाड़ था या जो अंडर परफॉर्म कर रहा था भारत में निफ्टी में, क्योंकि और सेंसेक्स में, दोनों में भी। और यह आश्चर्य की बात थी कि बाजार का सबसे हैवीवेट स्टॉक पिछले एक साल की किसी रैली में शामिल नहीं था। अचानक जनवरी के बाद हमने देखा कि अब इस आखिरी हफ्ते में आते आते रिलायंस में कुछ रैली बनती दिखाई दी। पिछले साल जब सारे स्टॉक बढ़ रहे थे तो रिलायंस ठंडा पड़ा हुआ था। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आई शायद रिलायंस के बढ़ने की। एक तो ये कि जो जी और सोनी की डील टूटी और डिज्नी के साथ जो रिलायंस की बातचीत चल रही, उसमें रिलायंस को बेहतर डील मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही। बाजार को यह भी उम्मीद है कि पिछले एक साल से कंपनी जो इन्वेस्टमेंट फेज में थी, आने वाले 6 महीनों में उसके बेहतर नतीजे दिखाई देंगे। और इसके अलावा जियो फिनांस और जियो रिटेल को लेकर भी कुछ अच्छी उम्मीदें बनती दिखाई दे रही हैं। पर दूसरा पहलू बाजार का यह भी है कि चूंकि बाजार के बाकी हैवीवेट स्टॉक टूट रहे थे तो रिलायंस में वैल्यू बाइंग की संभावना बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि रिलायंस अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक था पिछले साल से। तो इसलिए भी हमने रिलायंस में 6-7% की रैली देखी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर है बजट की तरफ। तो चलते हैं अब बजट की कवरेज की ओर। पहले मिलिए रोशनी से, देखिए क्या कर रही हैं, अपना मोबाइल उलट पुलट के देख रही हैं, दरअसल ढूंढ क्या रही हैं। रोशनी बार बार अपना मोबाइल देखती रहती हैं, कहीं कोई जॉब कंसल्टेंसी से फोन तो नहीं आया। दिन भर में ना जाने कितनी बार ईमेल भी चेक करती हैं, शायद किसी कंपनी से जॉब ऑफर आ जाए। लेकिन अफसोस उनका एक और दिन मायूसी के साथ गुजर गया। मायूसी के साथ ही उनकी टेंशन भी बढ़ रही है। टेंशन है 8 लाख के एजुकेशन लोन की, जो उसके पापा ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के वक्त लिया था। उम्मीद थी कि किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो लोन झट से निपट जाएगा। रोशनी ने बंगलुरु से लेकर अमेरिका तक के सपने संजो लिए थे। रोशनी के चेहरे पर इस सपने के टूटने की टीस साफ दिखने लगी है। रोशनी का बीटेक पिछले साल ही पूरा हो गया, लेकिन उसे अभी तक जॉब नहीं मिली है। जब उसने एडमिशन लिया था तब कई स्टार्टअप कंपनियां कैंपस इंटरव्यू के लिए आती थीं। उसके कई सीनियर्स को मोटे पैकेज पर जॉब भी मिली थी, लेकिन रोशनी के फाइनल ईयर में किसी भी कंपनी ने कॉलेज में दस्तक ही नहीं दी। दरअसल रोशनी जैसी कहानी देश के लाखों युवाओं की है। बीते 2 दशकों से भारतीयों को खुले हाथों से नौकरियां देने वाली आईटी कंपनियों ने कोरोना के बाद से मुट्ठी भींच रखी है। देश विदेश की कई बड़ी आईटी कंपनियों ने हायरिंग बीते साल ही फ्रीज कर रखी है। यही हाल रिटेल और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स का भी है। आर्थिक मंदी से कंपनियां पहले ही फ्रेशर से मुंह मोड़ रही थी, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोड़ में खाद जैसा काम किया है। पिछले साल फ्रेशर्स की हायरिंग में 30% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2022 के मुकाबले 2023 में फ्रेशर्स के लिए कंपनियों की जॉब ओपनिंग में 20% की कमी आई है। हालत नौकरी मिलने के बाद भी अच्छे नहीं है। अब तो पक्की नौकरियों में भी कमी आ रही है। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार 30 महीने के निचले स्तर पर है। रोशनी सरकार से बजट में बेहतर भविष्य की गारंटी चाहती है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की रफ्तार में इतनी जल्दी ब्रेक लग जाने से युवा मायूस है। जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो महंगे कॉलेजों में दाखिला कौन लेगा? देश में जिस तरह नौकरियां घट रही हैं, उसे देखते हुए रोशनी सरकार से एजुकेशनल लोन में राहत और रियायत की गारंटी चाहती है। रोशनी चाहती है कि पढ़ाई की महंगाई पर लगाम लगे। प्रतिभाशाली युवाओं के सपने सिर्फ इसलिए ना टूट जाएं क्योंकि उनके माता पिता पैसों का इंतजाम नहीं कर सके। रोशनी सरकार से केंद्र और राज्य में नौकरियों के घपलों पर सख्ती की भी गारंटी चाहती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे परीक्षा से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ तय टाइमलाइन के भीतर पूरा हो सके। क्या इस चुनावी बजट में रोशनी जैसे छात्रों की उम्मीदें पूरी होंगी? चलिए, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। केवल रोशनी की नहीं, बात करते हैं ओवरऑल रोजगार के बाजार की। पिछले 1 दशक में देश में रोजगार योग्य छात्रों की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अब देश के आधे से ज्यादा छात्र रोजगार योग्य हो गए हैं, जबकि 1 दशक पहले लगभग 1/3 छात्र ही रोजगार योग्य हुआ करते थे। आर्थिक मामलों के विभाग ने अपनी समीक्षा में कहा है कि साल 2014 में देश में 33.9% छात्र
रोजगार योग्य थे, लेकिन सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और कौशल विकास को जो बढ़ावा दिया गया उसकी वजह से 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 51% से ज़्यादा निकल गया। सर, ये पढ़े कैसे जाएं आंकड़े? वो कहते हैं ना, गालिब से माजरत के साथ कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो कहते हैं कि सरकारों का है अंदाज़े बयां। सरकार बेरोजगारी की खबर को कैसे बता सकती है, आंकड़े को कैसे बता सकती है, ये वो आंकड़ा बताता है। सरकार की तरफ से कल आर्थिक समीक्षा आई जिसने बताया कि भारत में रोजगार योग्य छात्रों की संख्या जो 2014 में करीब 39% थी, वो बढ़कर अब 51.3% हो गई। इस आंकड़े को घुमाकर देखें तो भारत में इतने रोजगार योग्य बेकार हैं लोग, यानी इनके पास कोई जॉब नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से सरकार की आर्थिक समीक्षा बेकारी का सच स्वीकार नहीं कर सकती, पर बेकारी का सच तो दीवार पर लिखा हुआ है। सरकार के ही अपने तमाम एनएसएसओ के आंकड़ों में, ईपीएफओ के आंकड़ों में, तमाम अलग अलग तरीके के आंकड़ों में रखा हुआ है। तो सरकार की आर्थिक समीक्षा ने हिम्मत नहीं दिखाई, ये साहस नहीं दिखाया, पर वो इस सच को भी नहीं छुपा पाई कि भारत में 51% युवा जो किसी न किसी तरीके की डिग्री या स्किल रखते हैं, उनके पास काम उपलब्ध नहीं है। पर इस आंकड़े का वास्तविक पहलू ये है। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में सरकार ने दबी जवान से जो कल आई, इसमें यह भी स्वीकार किया कि हालांकि रोजगार का परिदृश्य अच्छा है, बदला है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कि जीएसटी आते समय और इससे पहले सरकार का 10 साल में सबसे बड़ा लक्ष्य था कि भारत में अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज किया जाएगा, इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। इस रिपोर्ट में बात मानी गई कि फॉर्मलाइजेशन सफल नहीं हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हम आपको एक इकोनॉमिका में विस्तार से बता चुके हैं, और लगभग वो बात आज से 1 साल पहले हमने अपने विस्तृत विश्लेषणों में बताई थी कि भारतीय बाजार अब पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट और असंगठित क्षेत्र का बाजार बनता चला गया है। इस समीक्षा में पाया गया कि जो 53% लोग जिनके पास ऐसे असंगठित क्षेत्र के रोजगार हैं, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आप इस रिपोर्ट को भारत के पूरे रोजगार परिदृश्य के संदर्भ में या भारत में युवाओं की चुनौती के तौर पर देखें, तो आपको दिखता है कि रिपोर्ट 2 बेहद खतरनाक चीजें लेकर हमारे सामने आई। हालांकि उसे लपेटकर दूसरे तरह से पेश किया गया। पहली है कि आधे से ज्यादा रोजगार योग्य युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और दूसरी जिनके पास हैं उनमें से आधे से ज्यादा के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है। इसकी रोशनी में क्या सरकार अंतरिम बजट में कुछ बड़ा कर पाएगी? रोजगार देने की तमाम कोशिशें, कंपनियों को रियायतें दी गई, पिछले सालों में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई, सब कुछ किया गया, पर रोजगार बढ़ते नहीं दिखाई दिए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार के 10 साल के कार्यकाल की पूरी चमक को, या कार्यकाल के पूरे दावों पर तमाम सारे सवाल उठाकर लेकर आता है। क्या अंतरिम बजट में सरकार रोजगारों को लेकर कुछ नई चीज लेकर आएगी? हमारा इंतजार है। हम देखेंगे कि की बजट की घोषणाएं रोजगारों की दृष्टि से किस तरफ जाती हैं। दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। वहां कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। आरोप है कि वेनेजुएला की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेताओं को भाग लेने से ही रोक दिया। इन आरोपों के बाद वेनेजुएला पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं और वहां से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा यही होगा कि भाई कच्चे तेल की कीमतों को और आग मिल सकती है, हवा मिल सकती है। ये ढील जो अभी आर्थिक प्रतिबंधों में मिली थी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 6 अप्रैल तक लागू है जो इनके प्रतिबंध हैं, ये 6 अप्रैल तक लागू हैं, उससे पहले ये कुछ नया कर बैठे। सर, क्या असर होगा अब इस फैसले का? वेनेजुएला में चुनाव होने हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने विपक्ष को समाप्त कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला की सरकार और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर एक फैसला दिया, जहां राष्ट्रपति मादुरो को चुनौती देने वाले सबसे मजबूत कैंडिडेट, जिनका नाम मारिया कोरोना मचाडो है, उन्हें के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको याद होगा कि वेनेजुएला पर प्रतिबंधों में ढील की प्रमुख शर्त यह थी, अमेरिका के प्रतिबंधों की ढील में प्रमुख शर्त थी कि विपक्ष के साथ मिलकर सहमति के साथ ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस वादे से, इस दावे से पीछे हट गए, और अब ऐसा लगता है कि वहां विपक्ष को किनारे हटाकर एक तरफा चुनाव होगा, जो वेनेजुएला में इससे पहले होता रहा है। ये तो हुई वेनेजुएला की भीतरी राजनीति, लेकिन इसका फलित दुनिया के बाजारों को दूसरी तरह से दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने पिछले साल वेनेजुएला को कच्चे तेल का निर्यात शुरू करने की छूट दी थी, प्रतिबंधों से मुक्त किया था, क्योंकि वहां की सरकार ने लोकतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई थी। उसकी सप्लाई से बाजार में तेल की थोड़ी आपूर्ति बढ़ी थी, और इससे तेल की कीमतों को कम रखने में मदद मिली थी। भारत भी वेनेजुएला से तेल आयात करने की कोशिश कर रहा था। इन रियायतों को अब
खत्म करने की तैयारी हो रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से स्पष्ट रूप से संकेत दिए गए हैं कि या तो इन रियायतों को तत्काल वापस ले लिया जाएगा या 6 अप्रैल के बाद इन्हें नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी इन्हें एक्सपायर होने दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं जो वेनेजुएला पर आने वाले हैं, और इसकी का नतीजा था कि हमने कच्चे तेल की कीमतों में जो तेजी बनी हुई थी उसमें मजबूती देखी। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ब्रेंट 82 से $83 के बीच मजबूती के साथ कायम है। आगे बढ़ते हैं कुछ झटपट खबरों की ओर। कभी भारतीय स्टार्टअप इंडस्ट्री की आंखों का सितारा रही बायजूस इन दिनों बड़ी मुश्किल में है। भारी गिरावट आ चुकी है उसकी वैल्यूएशन में। कंपनी करीब 20 करोड़ फंड जुटाने के लिए 20 करोड़ का फंड जुटाने के लिए योजना बना रही है, और ये फंड पता है आपको कितनी वैल्यूएशन पर जुटाया जा रहा है? जो उसकी ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन थी उससे 99% कम पर। 2022 के दौरान कंपनी की वैल्यूएशन $22 अरब आंकी गई थी। अब सिर्फ 25 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर फंड जुटाने की योजना बनाई जा रही है। हाल के समय में कई निवेशकों ने कंपनी की वैल्यूएशन को कम किया है। ब्लैक रॉक और प्रोसेस उसमें शामिल है। ई कॉमर्स कंपनी मीशो अगले साल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में उतर सकती है। कंपनी जल्द ही अपना फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और इस मिशन के तहत वे अपना फिनटेक प्लेटफॉर्म लेकर आएगी। कंपनी ने इसके अलावा कुछ शहरों में अपनी ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा भी शुरू करने की योजना बनाई है। 2022 में मीशो ने ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर से शुरू किया है। फिनटेक में उतरी है तो क्या देंगे? छोटे कर्ज दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड ला सकते हैं, तो इस बाजार में एक नई कंपनी आ सकती है। चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे आखिरकार दिवालिया हो गई। मनी सेंट्रल में अगर आप लगातार देख रहे हैं तो हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। कर्ज रिस्ट्रक्चर की योजना देने में असफल होने के बाद सोमवार को हांगकांग की कोर्ट ने एवरग्रांडे के दिवालिया होने का फैसला सुनाया। एवरग्रांडे पर $300 अरब से ज़्यादा का कर्ज है। एक फैक्ट बताता हूं आपको इस कंपनी के बारे में। ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है, दुनिया की, केवल चीन की नहीं, जिस पर सबसे ज़्यादा कर्ज है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में इससे ज़्यादा कर्ज किसी कंपनी पे नहीं है। एवरग्रांडे के दिवालिया होने की वजह से चीन के रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें बढ़ने की आशंका है। ये टू बिग टू फेल टाइप की कंपनी थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एवरग्रांडे का दिवालिया होना हालांकि प्रत्याशित था, क्योंकि हम आपको लगातार चीन के आर्थिक हालत के बारे में विस्तार से बता चुके हैं एक एपिसोड में, और जिसमें यह तय था कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट होगी। बट यहाँ से जो सबसे बड़ा खतरा है, $300 बिलियन के आसपास की लायबिलिटीज़ हैं, और फर्म के लिक्विडेशन का ऑर्डर हांगकांग के कोर्ट ने दे दिया। सबसे बड़ा डर ये है कि यहाँ से ये किसी तरह से डिफ़ॉल्ट चेन रिएक्शन ना बन जाए, क्योंकि केवल अकेले ही नहीं, कंट्री गार्डन और कई सारी रियल एस्टेट कंपनियाँ चीन में कर्ज चुकाने में चूक रही हैं और डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ी हुई हैं। चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, कमज़ोर विकास दर से परेशान है, सरकार को शेयर बाजार में मदद के लिए उतरना पड़ रहा है। उस बीच में एवरग्रांडे का डिफ़ॉल्ट दुनिया के लिए चीन को लेकर चिंता बढ़ाने वाला है। तो ये था हमारा मनी सेंट्रल। अब यहाँ से जो अगले मनी सेंट्रल ने बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए, क्योंकि अब बजट कवरेज और करीब है। 1 तारीख को अंतरिम बजट है। बजट पर पूरे दिन हमारे साथ रहिएगा। बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेशा रेशा अलग कर आपको उसका असर समझाएंगे। बहुत सारी तैयारी हो रही है, टीम बिल्कुल तैयार है। आप भी तैयार हो जाइए और हमारे साथ पूरे दिन बजट के लिए जुड़िएगा। मनी 9 की कवरेज, सबसे बढ़िया कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज करने जा रहा है मनी 9 बजट पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम